नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले गूगल फॉर्म्स पर हमने एक असेसमेंट टेस्ट रखा था 10 क्वेश्चंस का। उसका सॉल्यूशन देखेंगे विद नर्सिंग स्मार्ट हिंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which drug form is the most rapidly absorbed from the GI tract? ड्रग की कौन सी फॉर्म जो है वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन समझाते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन से पहले उस ड्रग का डिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही वो ड्रग क्या हो पाएगी, एब्जॉर्ब हो पाएगी। पहली चीज़, इसका मतलब जो ड्रग ऑलरेडी डिजॉल्व्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी सस्पेंशन में है, सस्पेंशन दोस्तों डिजॉल्व्ड फॉर्म में ही है, कोई ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में है, इसका मतलब वो तो पहले से ही डिजॉल्व है, तो वो सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होगी। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ पर, सस्पेंशन। जो ड्रग सस्पेंशन की फॉर्म में है, जो ड्रग किसी सॉल्यूशन की फॉर्म में है, वो सबसे पहले एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब कुछ बातें हमें और समझनी पड़ेंगी। क्या हैं, किस तरीके की ड्रग्स जो हैं वो और भी जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं? 2 तरीके की ड्रग्स हैं, एक लिपिड सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। जिस तरीके से हम विटामिन्स को पढ़ते हैं, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वैसे ही ड्रग्स भी हम 2 तरीके से कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, दूसरी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से भी कौन सी ड्रग्स जो हैं वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होती हैं या रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं? दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है किसके अक्रॉस होगा? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा। और ये जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है दोस्तों? एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन ही तो है। ट्रांसपोर्टेशन जो हमने पढ़े ऑलरेडी, 2 तरीके, कैसे कैसे, पैसिव एंड एक्टिव। अब हमने पहले के वीडियोज में आप जाके देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसे होता है, पैसिव और एक्टिव। अब अगर हम बात करें कि जो ड्रग्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेनली किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, ध्यान में रखनी दोस्तों। अब 2 चीज़ें, कौन सी फॉर्म में होता है दोस्तों? ड्रग आयोनिक फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन आयोनिक फॉर्म में भी हो सकती है। तो दोनों ही तरीके से ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिफ्यूजन होता है, लेकिन नॉन आयनिक फॉर्म में ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रैपिडली होता है। एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने डिस्कस किया सस्पेंशंस और सॉल्यूशंस सबसे ज़्यादा और जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। पहली चीज़, सस्पेंशंस और जो सॉल्यूशंस हैं वो सबसे जल्दी डिजोल्व हो गए। ये भी सब 2 तरीके की हो सकती हैं, लिपिड और वाटर सोल्यूबल। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं वो जल्दी डिजोल्व होती हैं। कैसे, इसको भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैसे जब होती हैं? क्यों डिजोल्यूशन हो रहा है? अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बाई लिपिड लेयर की बनी होती है। लिपिड लिपिड भाई भाई, इसका मतलब अपने पहचानने वालों को गेट पास जो है सबसे पहले दिया जाएगा कि आप जाइए जी इधर से। इसका मतलब साफ है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं वो रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं। किस फॉर्म में? नॉन आयोनिक फॉर्म में। आयोनिक में भी होती है लेकिन नॉन आयोनिक फॉर्म में जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। समझना है आपको। और जो भी ड्रग्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स हैं वो एसिड हैं या अल्कली हैं? एसिड हैं या अल्कली हैं? वो एसिड भी हैं, एल्कली भी हैं। कैसे एसिड हैं, कैसे अल्कली हैं? वीक एसिड, वीक अल्कली हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छे से समझ में
आया होगा कि जो ड्रग्स हैं वो सस्पेंशन फॉर्म में रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं। कहाँ पर? जीआई ट्रैक्ट में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यूजुअली फूड हैज़ व्हाट इफेक्ट ऑन डिजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिकेशन। हमने देखा दोस्तों डिजोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन, किसी भी ड्रग के एब्जॉर्ब होने से पहले उसका डिजोल्व होना ज़रूरी है, यही डिजोल्यूशन है। डिजोल्व फॉर्म में ही कोई ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और कोई ड्रग अगर ऑलरेडी डिजोल्व फॉर्म में है तो रैपिड एब्जॉर्ब होगी। क्वेश्चन क्या है, फूड का भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? जी हाँ पड़ता है। कैसे जी? आपने खाना खाया, दवाई ली, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि स्टोमक में ऐसा है जी भाई तुम्हें तो डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा तो केमिकल है और तुरंत का तुरंत जा कर के स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और आपके लिए यहाँ से रास्ता खोल के रखा हुआ एनी टाइम। ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं चलती, पानी के लिए भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, ठीक है ना। जीटी को स्टैंडर्ड नहीं है दोस्तों, मैंने लिख दिया। यानी स्टोमक कब कब खाली होगा? स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट्स भी अपने हिसाब से रुके रहते हैं, फैट्स रुके रहते हैं, प्रोटीन्स रुके रहते हैं दोस्तों। कितनी सी देर के लिए दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम समय के लिए, फैट्स सबसे ज़्यादा टाइम के लिए, प्रोटीन्स जो हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बीच के समय तक यहाँ पर रुके रहते हैं। ये होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। तो ड्रग्स भी उसी तरीके से फिर बिहेव करेंगी। कैसे? कि फूड अगर खाया है, खाना अगर खा रखा है, तो ड्रग को जो है वो डिले हो जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन। क्यों? रीजन, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम यानी कि पेट के खाली होने का समय जो है वो बढ़ जाता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है वो डिले हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? डिसेलरेट्स, कम हो जाएगा दोस्तों। यानी कम का मतलब एब्जॉर्प्शन वैसे कम नहीं हुआ है, एब्जॉर्प्शन का जो समय है वो बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन जो है वो इफेक्ट क्या होगा? जो प्रक्रिया है, रेट है, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स अकर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो समझने वाली हैं आपके लिए। एक तो टर्म आया डिसइंटीग्रेशन का। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में देखें तो किसी चीज़ का टूटना, ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन किस में टूटना? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। यानी कि अगर किसी ड्रग की बात करें तो उस ड्रग में क्या कंटेंट हैं, उन कंटेंट्स में उस ड्रग का टूट जाना ही डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। दूसरा टर्म आया यहाँ पर एंटेरिक कोटेड। आपको पता होगा कि कुछ ड्रग्स को कोट कर दिया जाता है, उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है ताकि उसके ऊपर गैस्ट्रिक एसिड का इफेक्ट नहीं हो पाए। समझ रहे हैं दोस्तों? गैस्ट्रिक एसिड के इफेक्ट को रोकने के लिए ही क्या कर दी जाती है? कोटिंग कर दी जाती है। मतलब इन गैस्ट्रिक एसिड वाले एनवायरनमेंट में वो टेबलेट्स जो हैं वो रिलीज नहीं हो पाती। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ रिलीज करेंगी? जहाँ पर लेस एसिडिक एनवायरनमेंट है। इसीलिए लेस एसिडिक एनवायरनमेंट कहाँ है? एंटेरिक। एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन में, वहाँ जा कर के डिसइंटीग्रेट होती हैं। तो वेयर डज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स अकर? ऑब्वियस सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which statement places the four processes of pharmacokinetics in the correct sequence? यहाँ एक टर्म आया फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मा का मतलब उसके अंदर हम ड्रग्स पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेटिक्स का मतलब होता है दोस्तों मूवमेंट, यानी कि ड्रग की मूवमेंट किसके अंदर? हमारी बॉडी में। ये तो हुई दोस्तों फार्मेकोकाइनेटिक्स में जो प्रोसेस हो रही हैं उसमें ड्रग्स की मूवमेंट हो रही है।
फार्मेकोकाइनेटिक्स का सिंपल डेफिनेशन कैसे पढ़े हम, या फार्मेकोकाइनेटिक्स को सिंपली कैसे डिफाइन करें हम। जब हम कोई ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, उसके साथ कैसे बिहेव करती है, उसी को हम फार्मेकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अब दूसरे तरीके से इसका मतलब ड्रग की बॉडी के अंदर मूवमेंट, कैसे कैसे बॉडी के अंदर, इनटू, बॉडी के थ्रू एंड बॉडी से बाहर, आउट ऑफ द बॉडी। ये जो किसी भी ड्रग की मूवमेंट्स हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। इसकी 4 प्रोसेस हैं दोस्तों, और कैसे आपको याद रखना है उन चारों प्रोसेसेस को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कैसे याद रखेंगे, ADME से। मीनिंग दोस्तों आप लोगों को अब इनके समझ आ गए होंगे। ए का मतलब है एब्जॉर्प्शन, क्लियर है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन। डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब है मेटाबॉलिज्म, और ई का मतलब है एक्सक्रेशन। और ये ADME से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मेकोकाइनेटिक्स की चारों प्रोसेसेस के स्टेप जो हैं वो याद रखने, चारों प्रोसेसेस को याद रखना है। मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी आपको कुछ बता देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे पहला प्रोसेस है दोस्तों वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है। दूसरा प्रोसेस जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिज्म है, जो कि लीवर के अंदर है। चौथा एक्सक्रेशन है, किसी भी मोड में हो सकता है, यूरिन के थ्रू, स्टूल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये 4 प्रोसेसेस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कैसे याद रखोगे इनको, ADME, एडमी से दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, अपना अपना तरीका हो सकता है। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ड्रग पासेज रेपिडली थ्रू द GI मेम्ब्रेन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके की ड्रग जो है वो रेपिडली पास होती है। हमने बोला रेपिडली लिपिड सोल्यूबल, आयोनाइड फॉर्म में या नॉन आयोनाइड फॉर्म में, दोनों में होती है, लेकिन रेपिडली जो है वो नॉन आयोनाइड फॉर्म में होती है। तो आंसर इज लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन आयोनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर्स मोस्ट कॉमनली अफेक्ट ए ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर क्या बॉडी मास का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, यानी हाइट और वेट का कोई फ़र्क पड़ता है क्या। दोस्तों हाइट वेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर। हाइपोटेंशन, दोस्तों शॉक की कंडीशन में, हाइपोटेंशन की कंडीशन में ब्लड सप्लाई जो है वो वाइटल ऑर्गन्स को जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन की भाषा को समझिएगा। वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जो ज़्यादा जाती है। GI ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन होना है कहाँ पर, GI ट्रैक्ट में। GI ट्रैक्ट तो कोई वाइटल ऑर्गन है नहीं, इसलिए ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, ब्लड की सप्लाई जो है वो GI ट्रैक्ट को हो जाती है दोस्तों कम हो गई ब्लड सप्लाई, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो गया। इसका मतलब हाइपोटेंशन अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। पेन करता है क्या, पेन में भी दोस्तों, स्ट्रेस के कंडीशन में भी ब्लड सप्लाई किसको, GI ट्रैक्ट को कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। यहाँ शॉक और हाइपोटेंशन में ब्लड जो है वो शंट अवे हो जाता है। शंट अवे मीन्स ब्लड जो है वो सप्लाई जो है वो GI ट्रैक्ट को कम हो जाती है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हाइपोटेंशन, पेन, स्ट्रेस, तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट इज टेकिंग डायजेपाम फॉर एंजाइटी। 2 days later शी स्टार्टेड ऑन डाइक्लोक्सासिलिन फॉर एन इन्फेक्शन। 2 दिन के बाद में इन्फेक्शन हुआ, डाइक्लोक्सासिलिन पे आ गई, डायजेपाम अभी भी चल रही है।
What do you know will happen to the diazepam in the patient's body? दोस्तों, डाइजीपाम के साथ में कोई एंटीबायोटिक शुरू कर दी पेनिसिलिन ग्रुप की, ये क्या अफेक्ट करेगी? डाइजीपाम के रिलीज को क्या कर देती है? बढ़ा देती है और इसको मोर एक्टिव बना देती है। याद रख लेना, इसका मतलब डाइजीपाम को जो ऐसा पेशेंट जिसमें डाइजीपाम चल रही थी, डाइक्लोक्सासिलिन भी शुरू कर दी गई। डाइक्लोक्सासिलिन का इफेक्ट डाइजीपाम पे क्या होगा कि डाइजीपाम जो है ज़्यादा रिलीज हो गई और ज़्यादा एक्टिव हो गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द डाइजीपाम इज रिलीज्ड एंड बिकम्स मोर एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज द ग्रेटेस्ट बायो अवेलेबिलिटी? क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, आंसर क्या होगा ये भी समझ पा रहे हैं आप। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन में एक टर्म यूज हुआ बायो अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? किसी ड्रग की, अब हम यहाँ पर किसी ड्रग की या मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? कोई ड्रग आपने पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर की, किसी भी तरीके से कर सकते हो, ओरल हो सकती है, इंजेक्टेबल में आईएम हो सकती है, आईवी हो सकती है, सबक्यूटेनियस हो सकती है, तो कोई भी तरीका हो सकता है, या इंट्राडर्मल हो सकता है, या कोई पैचेज हो सकते हैं दोस्तों, स्किन पैचेज हो सकते हैं, तो सुपरफिशियल हो सकती है। इनमें से किस टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया, किस रूट की बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? तो बायो अवेलेबिलिटी का मीनिंग आपको समझना होगा कि जो ड्रग आपने एडमिनिस्टर की है पेशेंट को, वो पेशेंट के सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड में कितनी पहुंची, उसका कितना परसेंटेज या कितना प्रोपोर्शन जो है वो ब्लड के अंदर पहुंचा। अब दोस्तों आप देखिए, आईएम, आईवी, ओरल और सबक्यूटेनियस में से आप देख सकते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? विनस सर्कुलेशन में। विनस सर्कुलेशन में दोस्तों आपने अगर पेशेंट को डायरेक्ट आईवी एडमिनिस्टर कर दिया तो लगभग 100% ड्रग ही तुरंत वहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच गई। तो आईवी रूट से दी हुई ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और कितनी है? लगभग 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी ऑर्गन इज द मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म? दोस्तों कहीं कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन के लिए। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में लीवर में होता है, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी हमारी बॉडी में कहाँ पर होगा? लीवर में ही होगा। इसलिए मेजर साइट, प्रिंसिपल साइट जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म की कहाँ है? लीवर ही है। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ड्रग्स सीरम हाफ लाइफ? दोस्तों हाफ लाइफ का नाम आपने सुना होगा कि हाफ लाइफ किसको बोलते हैं। थोड़ा मीनिंग हम यहाँ पर इसका डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि हाफ लाइफ क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं कि किसी ड्रग की हाफ लाइफ क्या होती है। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सबसे पहले क्या हो गई दोस्तों? एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या हो गई दोस्तों? ब्लड के अंदर आ गई है। ब्लड के अंदर आ गई मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई, तो वहाँ पर प्लाज्मा है और इस ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन बन जाता है। अब यानी कि ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन उस ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये उस ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितने समय में इसकी ओरिजिनल लाइफ का आधा रह जाता है? मतलब बॉडी से आधा क्या हो गया? बाहर निकल गया, तभी तो आधा रह गया ना दोस्तों। तो इसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन के आधा रहने में कितना टाइम लग जाता है? वही क्या कहलाता है दोस्तों? सीरम हाफ लाइफ कहलाता है। यानी किसी ड्रग के प्लाज्मा कंसंट्रेशन के आधा रह जाने के टाइम को ही हम क्या कहते हैं? सीरम हाफ लाइफ कहते हैं। कैसे रह गया ये आधा? क्योंकि आधा बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शंस के थ्रू जाइए दोस्तों। अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ ए ड्रग डोज टू नो, टाइम रिक्वायर्ड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड। यस दोस्तों, हाफ ऑफ ड्रग जो है कितनी देर में एलिमिनेट हो गई, वही उस ड्रग का सीरम हाफ लाइफ है।
थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर से गूगल फॉर्म्स पर असेसमेंट के लिए रखे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।